हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जावा से जितने भी आर्किटेक्चर बनाए होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन बनी होती है, कैसे बिल्ड की जाती है। सिस्टम डिज़ाइन देखेंगे इस कोर्स में हम, और बैकएंड देखेंगे, फ्रंट एंड देखेंगे। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे को तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जावा की, जिसमें हम ये हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम या तो बैकएंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा बैकएंड का ऑपरेशन होगा लाइक डीबी ऑपरेशन, या हम लोग इसको ऐसे ही मान सकते हैं किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन लिखना हो हमें, या कोई लॉजिक लिखना हो, लॉजिक फॉर बिल्डिंग काइंड ऑफ लॉगिन के लिए अगर एक लॉजिक लिखना हो, साइन अप के लिए अगर कोई हमें लिखना हो, तो ये सब हम देखेंगे बैकएंड से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्रंट एंड को, कि हम फ्रंट एंड से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जावा बैकएंड को, मतलब यूआई को हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं अपने जावा के बैकएंड के साथ में। फिर हम देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोई आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा अगर सिस्टम रेडी है तो हम काइंड ऑफ लॉजिक इजी हो जाता है हमें लिखने के लिए कि हमें व्हाट वी नीड टू डू, रेदर कि हम लोग पहले वहीं पे सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो हमारे पास काइंड ऑफ स्कीमा रेडी होगा। सो बेस्ड ऑन दैट स्कीमा हम लोग जावा के थ्रू बैकएंड लिखेंगे, फ्रंट एंड लिखेंगे। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम कंप्लीट जावा की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे पहले, कि जावा क्या होता है, जावा से हम कौन कैसे लॉजिक लिख सकते हैं, कैसे हम बैकएंड ऑपरेशन कर सकते हैं, डीबी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये सब करके हमें एक बैकएंड सिस्टम बिल्ड करेंगे। बैकएंड सिस्टम बिल्ड होने के बाद हम देखेंगे कैसे हम अपने यूआई के साथ में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि जावा क्या होता है, जावा से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट। व्हाट इज जावा? आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तुम लोग पढ़ के आए होंगे तो यहाँ तक आए हो इसीलिए। तो जावा के बारे में हम देखेंगे कि क्या जावा हम लोग का कैसे काम करता है। तो जावा एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट काइंड ऑफ जैसे ही तुम लोग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सिमिलरली एक जावा इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द कोड। सो इसको ऐसा समझ लो कि हम अपने सिस्टम को काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। किसी भी चीज को मशीन में करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो हमारे को कुछ लैंग्वेज होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट एट द एंड हमारी मशीन जीरो और वन की फॉर्मेट को ही समझती है। बट दीज आर द वेज ऑफ इंटरेक्टिंग द मशीन, लाइक जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। सो दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काइंड ऑफ जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो दिस इज काइंड ऑफ मीडियम टू इंटरेक्ट द मशीन। सिमिलरली ये सब हमारी काइंड ऑफ लैंग्वेज है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि जावा क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि जावा कैसे बनी थी, कब बनी थी, और किसने बनाई थी। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट, हिस्ट्री ऑफ जावा। तो जिसने बनाया था जावा को, वो थे हमारे जेम्स जेम्स गॉसलिंग। कब बनी थी? करीब बनी होगी 1995 के आसपास। जावा का जो फर्स्ट वर्जन था वो 1996 में रिलीज हुआ था, वर्जन वन, जो कि हमारा इंडस्ट्री पर्पस के लिए या पब्लिक के लिए ओपन था। बट 1995 में इन्होंने खुद के लिए बनाया था फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, कि हाँ जावा कैसे वर्क कर रही है, सब चीज़ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। जब इन्होंने बनाया था उस समय ये कंपनी में थे, उस कंपनी का नाम था सन माइक्रोसिस्टम। फिर उसके बाद में इसको 2010 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था, और हमारा जो एक्वायर होने के बाद में जो रिलीज आने लगी है, फिर पहले 1995 में टेस्टिंग वर्जन आया, 1996 में फर्स्ट वर्जन आया, ऐसे करते करते 2024 में जावा 21 आई, 2025 में
जावा 25 आया। तो हर एक फीचर्स, हर एक वर्जन में कुछ कुछ अपग्रेड हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें नई आई हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज, इंडस्ट्री हमारी जावा को फॉलो कर रही है। अमेजोन, अमेजोन में जो बैकएंड सर्विसेज है वो जावा में लिखा है। क्यों लिखा है? बिकॉज ये इतनी सिक्योर है कि सब कुछ हैंडल कर लेती है। पेटीएम हो गया, पेटीएम में सिक्योरिटी मैटर्स, तो इसलिए जावा यूज़ करता है। ये मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करती है। माइक्रो सर्विसेज इसमें बहुत इजी है करना। तो जिस वजह से ऑप्टम, जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है, ये सब हमारी जावा को यूज़ कर रही होती हैं। तो अब ये देखते हैं कि इतनी सारी कंपनी यूज़ कर रही हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होगा इसके पीछे का कि ये क्यों हम लोग हमारी कंपनीज इतना फॉलो कर रही है जावा वगैरह को। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द सिस्टम, हाँ, कि हमारा कैसे जावा वर्क करती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं जावा ही क्यों। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कंपनी को बहुत अच्छा लगता है और इतनी फ्रीडम देता है हमें कि हम कोड करें कहीं भी और कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मीन्स राइट वंस, रन एनीवेयर। राइट एनीवेयर, इसका मतलब क्या होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब, अगर सपोज मानो कि तुम लोग मैक में काम कर रहे हो, मैक में तुमने जावा का कोई प्रोग्राम लिख दिया। अब बट उसको यूज करने के लिए तुम्हें कोई और सिस्टम पे चलाना, तो वो चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें लिनक्स में चलाना है, चल जाएगा। विंडोज में चलाना है, सेम चल जाएगा। और भी अलग अगर मशीन्स पे चलाना है तो चल जाएगा। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कंपाइल टाइम पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। जो ये डॉट क्लास फाइल है वो शेयर होती है हमारे अलग अलग मशीन्स पे। उन मशीन्स पे शेयर होने के बाद में हम उस वाली फाइल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जावा इंडिपेंडेंट। आप समझते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जिस वजह से जावा इतना फेमस हो चुका है मार्केट में, कि इतनी कंपनीज जो हैं आज के टाइम पे इतना यूज करना चाह रही हैं। सो नाउ अंडरस्टैंड, जावा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, सॉरी लैंग्वेज है। अगर हम इसके अंदर बात करें कि क्या चीज़ इसमें ओपन सोर्स है, तो जेडी की एक चीज़ होती है, काइंड कॉल्ड एज जावा डेवलपमेंट किट। इसको हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या जेडीके होता है, जेवीएम वगैरह क्या होता है, कैसे ये सब आपस में बात करते हैं। और ओपन सोर्स का मतलब ऐसा होता है कि तुम लोगों ने काइंड ऑफ कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर का कोड तुमने पब्लिक कहीं पे डिप्लॉय कर दिया, और एनीवेयर कैन यूज दैट कोड, एंड इफ दे वांट टू मॉडिफाई तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और जो चेंजेस करें तो वो सब कोई यूज कर सकता है। तो मतलब ऐसा समझ लो, तुमने एक कोड लिखा, गिटहब पे पुश किया, गिटहब पे पुश करने के बाद किसी ने उसका पुल लिया, किसी ने चेंजेस किए, इसमें रिफ्लेक्ट कर दिया सेम। अब जो चेंजेस करने के बाद, तो अब वो हर किसी के लिए चेंजेस अप्लीकेबल हैं, तो हर कोई उसको देख सकता है। मीन्स ओपन सोर्स है कि एनीवन कैन चेंज एनीथिंग। और सेकंड एडवांटेज होता है ओपन सोर्स का कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट की वजह से लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट क्या कहते हैं, जावा का जो वर्जन 10 था, जावा लैंग्वेज वहां तक ओपन सोर्स थी। उसके बाद सब कुछ जो है लाइसेंस हो गया। तो अब क्या चीज ओपन सोर्स की ओपन सोर्स रह गई? तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज अब ओपन सोर्स है और क्या चीज नहीं है। तो जावा लैंग्वेज जो है
ये ओपन स्टैंडर्ड है, बट जो हमारा जेडीके होता है जहाँ पे हम जावा को रन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से, वो अभी भी ओपन सोर्स है, विच इज कॉल्ड ओपन जेडीके। बट कुछ कुछ क्या होता है कि लाइसेंस का रिक्वायर्ड पड़ता है, जहाँ पे हमारा ओरेकल जेडीके की बात करें तो ओरेकल जेडीके आज भी हमारा कॉमर्शियल यूज के लिए ना लाइसेंस है। तो दिस इज द सेकंड फीचर कि हाँ जावा हमारा ओपन सोर्स है, तो इसलिए कंपनीज वांट्स टू यूज दिस। नाउ अंडरस्टैंड मोर थिंग्स ऑफ दिस जावा लैंग्वेज फीचर्स। अगर हम एक चीज और समझें, जावा में एक चीज होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ये एक, इसे ऐसे समझ लो कि मॉडर्न वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या है ऐसा मतलब, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम हाईली स्केलेबल सिस्टम बना सकते हैं। हाईली स्केलेबल मतलब कोई सिस्टम है आपस में कम्युनिकेट करके एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करके वेबसाइट देख सकता है कि क्या इसमें चल रहा है, मतलब इतना स्केलेबल हो जाएगा कि कभी ये फटेगा नहीं। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जितना भी लोड होगा वो सब बैलेंस हो जाएगा। क्यों? सबकी अलग अलग माइक्रो सर्विस होंगी, तो इट इज इजी टू हैंडल द लोड। ठीक है, इवन दो मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं, सिस्टम कैन रन ऑन मैनी मशीन्स, यूजर फील लाइक दे आर यूजिंग वन सिंगल सिस्टम लाइक सिंगल ऐप। मीन्स अगर इसको हम समझें, एक सर्विसेज हमारी पेमेंट की एक अलग है, ऑर्डर्स की अलग है, और यूजर डेटा की अलग है। बट ये सब सिस्टम पे बैकएंड में तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, बट इन फ्रंट एंड में हमें सब एक सिंपल एप्लीकेशन दिख रही है, एक सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है, तो काइंड ऑफ मल्टीपल नोड्स होते हैं। जो मल्टीपल नोड्स हैं, इन नोड्स को हम वाया एचटीटीपी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या अगर हम एसिंक्रोनस वे में कम्युनिकेट करना चाहें तो हमारे पास मैसेजिंग क्यू होती, या हम आरपीसी का यूज कर सकते हैं। ये सब हमारा कम्युनिकेशन का वे है कि हम कैसे अपनी सर्विसेज को इंटरनली कम्युनिकेट करेंगे। अलग अलग सिस्टम हमारे एक साथ को कम्युनिकेट करेंगे, देन हमारा एक सिंगल एप्लीकेशन यूआई पे दिखेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं। दिस इज आवर सेकंड फीचर ऑफ जावा, सॉरी थर्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर फीचर्स। अगर हम एक और चीज समझें, जावा जो है सपोर्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग को। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि एक मल्टीपल टास्क है, उसको कॉन्करेंटली वर्क कर सकता है वो। मतलब एक सपोज मानो कि एक सिंगल प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट अ सेम टाइम। कैसे कर सकता है? सपोज मानो इसको ऐसा लो कि तुमने लैपटॉप खोला हुआ है, तुम्हारा एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर तुमने एक ब्राउजर खोल रखा है, तुमने पेंट खोल रखा है, तुमने कोई और एप्लीकेशंस खोल रखी है। पैरेलली यू आर वर्किंग ऑन द मल्टीपल थिंग्स। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग की अगर बात करें हम, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है थ्रेड का। तो थ्रेड को हम ऐसे समझ सकते हैं, थ्रेड क्या है? हमारी एक लाइट वेट प्रोसेस है। लाइट वेट प्रोसेस मतलब एक हल्क लाइट वेट प्रोसेस। प्रोग्राम होता है हमारा, प्रोग्राम को मिलके ही, मतलब थ्रेड को मिलके ही हमारा काइंड ऑफ प्रोग्राम बनता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा लाइट वेट प्रोसेस है, जो कि यूज करता है शेयर्ड मेमोरी को। मीन्स थ्रेड को हम ऐसा सुनिए, थ्रेड है वो हमारा एक वर्कर के बराबर है, और मल्टी थ्रेडिंग
काइंड ऑफ मल्टीपल वर्कर्स। होप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, नेक्स्ट फीचर इसका जावा का। जावा इज रोबस्ट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज द एरर्स, और ऐसा समझते हैं कि इसको हैंडल करने का मतलब जो भी इसके फेलियर्स हैं उसको हैंडल किया जा सकता है सेफली एट रन टाइम। सो डिजाइन टू मिनिमाइज द एरर्स एंड हैंडल्स फेलियर एट रन टाइम। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किन किन वजह से ये हमारा रोबस्ट कह सकते हैं। मतलब इसमें जावा में स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है। अभी मैं तुम सब बताऊंगा क्या चीज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर पिक कर लेता है। स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग है। जेवीएम का रन टाइम सेफ्टी सपोर्ट करता है। तो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू ईच ऑफ एवरीथिंग, जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्या क्या चीज होती है एक्चुअली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट की, मेमोरी समझ में आ रहा हो, कहीं लोकेशन की बात हो रही है, और इस मैनेजमेंट का काम है इन मेमोरी को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं जावा जो है मल्टीपल पॉइंटर, जावा जो है पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता। मींस जावा डज नॉट सपोर्ट डायरेक्ट पॉइंटर मैनिपुलेशन। मतलब तुम लोगों ने देखा होगा सी प्लस प्लस में हमारा जितना भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो हैंडल होता है थ्रू सी पॉइंटर के थ्रू। तो उस वजह से हमारा क्या क्या इशू आ सकते हैं, मेमोरी का करप्शन हो सकता है, करप्ट हो सकती है। और क्या हो सकता है सोचो, हमारा डैंगलिंग पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है एक, जिसमें हमारे सी प्लस प्लस के थ्रू ये इशू अकर हो सकता है। और क्या हो सकता है, अनऑथराइज मेमोरी एक्सेस हो सकता है। अब ये सब चीजें क्या होती हैं और कैसे ये जावा में हमारा वर्क करती हैं, कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमारा हमारा ऑटोमेटिकली अनयूज वेरिएबल्स को हमारा गार्बेज कलेक्टर जो है कलेक्ट कर लेता है। तो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू दीज थ्री एरियाज, जिससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या एक्चुअली ये चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी करप्शन की। मेमोरी करप्शन क्या होता है, जब हमारा कोई भी प्रोग्राम एक्सीडेंटली ओवरराइट कर देता है किसी भी मेमोरी को जो कि है ही नहीं वो। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो हमारा कोई एरे है 3 साइज का, जिसमें हमने 1 2 3 डाल दिया। बट अगर हम करना चाहें इसके फिफ्थ पोजीशन पे कुछ ऐड करना चाहें तो ये हमारा अलाउ कर देगा राइट करने के लिए। बट जब हमारा ये स्पेस ही नहीं है तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, मतलब ये राइट कर सकता है एलोकेटेड मेमोरी को जो एलोकेट हुई नहीं है। ठीक है, बट इन जावा इसको ऐसे समझते हैं,
अगर हम इसकी फिफ्थ पोजीशन पे कुछ डालना चाहें तो ये हमारे को एरर दे देगा। क्यों दे देगा? इसके पीछे एक रीजन होता है। पहली बात, इसका कोई ये साइज है ही नहीं, तो ये चेक करेगा कि किस साइज का एरे है। तो ये क्या एरर देगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मीन्स ये अपनी बाउंड्री को चेक करेगा कि इसकी बाउंड्री कितनी है। अगर उस बाउंड्री से बाहर जा रहा होगा तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो कह सकते हैं जावा जो है परफॉर्म्स बाउंड्री चेक। बाउंड्री चेक की वजह से ये हमारा जितने भी साइज का इशू आता है वो सब हैंडल हो जाता है। तो ये हमारे प्रोग्राम को फेल नहीं करेगा, बेकार नहीं करेगा, ये एक एरर थ्रो करेगा जिस एरर का नाम होगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ करप्टिंग मेमोरी, जावा क्या करेगा? एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट स्टोरेज मेमोरी करप्शन। सेकंड देखते हैं हमारा था डैंजलिंग पॉइंटर्स। मतलब ये क्या करता है कि जो मेमोरी होती है अगर हमारी डिलीट या फ्री हो जाती है, उसके बाद भी हमारे C++ में मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं हम उस एरिया को। बट जावा हमारा इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसके चांस होते हैं कि वो हमारा क्रैश कर दे सिस्टम को या हमारे अनडिफाइंड बिहेवियर शो करे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। C++ में क्या होता है, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है। तो तो यहाँ पे हमने पॉइंटर को एक मेमोरी एलोकेट करी है। उस मेमोरी पे हमने अब उसको फ्री कर दिया। अब यहाँ पे जब ये फ्री हो गई तो इसका मतलब ये हीप है। इस हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे 88 पे कुछ बैठा है, बट इस 88 पे पीटीआर है। ठीक है। अब इस 88 के पीआर को हमने क्या किया? हटा दिया, फ्री कर दिया इस लाइन पे। अब बट जब हम कुछ दोबारा से इस पे लिखना चाहेंगे तो वो अलाउ कर देगा कि भाई तुम कर लो, तुम हमारे खास रिश्तेदार हो, दोस्त हो, तो तुम कर लो। बट जावा इस चीज को नहीं समझता। जावा कहता है मैं इन सब चीजों को पूरे अच्छे तरीके से हैंडल करूंगा। तो जावा कैसे इस चीजों को हैंडल किया है देखते हैं वो भी। कोई हमारा एक रैपर क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। रैपर क्लास और जेवीएम जेडीके ये सब क्या होता है मैं सब कुछ समझाऊंगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो बेसिक समझते हैं कि क्या हमारा जावा का फीचर्स है, जावा में क्या हो रहा है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। ये सब हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तब मैं इस चीज़ों को समझाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि हमने एक स्पेस बना दिया है। ये सपोज मानो कि एक हीप है। ठीक है। हीप भी क्या होता है डेट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर नल पॉइंट कर दूं तो अब ये फ्री हो गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं है। बट अगर इसमें मैं कुछ लिखना चाहूँ, अब वो ये जावा अलाउ नहीं करेगा कि इसमें कुछ लिखो। मतलब जब मेमोरी यहाँ अभी हमने सपोज मानो 80 ये मेमोरी बनी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की मेमोरी जो बनी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से बनी। इसको ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ एक नाम है, बट घर का क्या एड्रेस है वो ये है। तो ये सेम वे हमारा प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है। हीप के अंदर एक एड्रेस प्रोवाइड होता है, उस एड्रेस के अंदर हमारा वेरिएबल स्टोर होता है। लेट्स से कि 10 यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फ्री कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट बेकार हो गया। अब इसका कोई रेफरेंस नहीं है इसके साथ में। बट अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट ये अलाउ ही नहीं करेगा कि तुम यहाँ पे लिखो। मतलब यू कैन नॉट एक्सेस फ्री मेमोरी डायरेक्टली। तो
पॉइंटर्स के साथ में हम लोग को ये चीजें देखनी पड़ती थी, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हम। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग। अगर हम उसी का थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या हो रहा था, अनऑथराइज मेमोरी एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ प्रोग्राम ट्राई टू एक्सेस, इट इज नॉट अलाउड टू राइट और रीड। जब हम किसी प्रोग्राम को रीड और राइट करने का हमारे पास एक्सेस ही नहीं है, बट फिर भी वो रीड और राइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट स्टार एबीसी, ये सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं इस स्टार एबीसी को 10 पॉइंट कर देता हूँ तो ये करेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये पॉइंटर के थ्रू हम, जैसे मैंने तुम्हें अभी डेंसलिंग पॉइंटर का इशू बताया कि अब जब हमारे पास स्पेस ही नहीं है मेमोरी में, तो फिर भी उसमें वो ओवरराइड कर देता है। सेम वे, अगर हम किसी चीज को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, इनिशियलाइज करने के बाद उसको हम मेमोरी में कुछ असाइन कर रहे हैं, तो वो अनइनिशियलाइज मेमोरी को यूज कर लेगा। बट इससे इशू क्या आएगा, रन टाइम पे कभी भी क्रैश हो सकता है। और आजकल चैट जीपीटी का यूज इतना हो गया है कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बहुत आने लगी। तो सेम वे यहाँ पे भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आएगी। अभी जब तुम लोग कॉर्पोरेट में काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम समझोगे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। तो बट इन जावा ये सब कुछ सेफ हैंडल तरीके से किया हुआ है। मतलब इसको कैसे हैंडल किया हुआ है, एक जेवीएम होता है, जेवीएम का जो सैंडबॉक्स है, मैं सबको समझाऊंगा कि जेवीएम क्या होता है, जेवीएम का सैंडबॉक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, मतलब हम एकदम से ऐसे इसके अंदर घुस नहीं सकते। मतलब कहीं भी हम जाते हैं, अगर किसी के घर पे जाएंगे या किसी हम ऑफिस में जाएंगे तो हमें अपना आईडी कार्ड शो करना पड़ता है, तभी हम ऑफिस के अंदर जाए। सिमिलरली हमारे पास अनऑथराइज एक्सेस नहीं है कि हम किसी भी मेमोरी को यूज कर लें। एक पॉइंटर अरिथमेटिक हम इसमें कर नहीं सकते, जेवीएम सपोर्ट ही नहीं करता। और इसमें जो हमारी चेकिंग है वो स्ट्रिक्ट चेकिंग है। ठीक है, रन टाइम पे जो भी हो रहा है सब कुछ सेफ है। तो यहाँ पे कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको ऐसे इनिशियलाइज कर दूं, और अब मैं इस एरे के जीरो इंडेक्स पे कुछ लिखना चाहूँ, तो ये मुझे दे देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अरे भाई, जब हमने स्पेस कुछ इनिशियलाइज तो कर दिया, लेकिन इसको बताया ही नहीं भाई कि कहाँ पे करना है, और ऊपर से हमने और नल डाल दिया, तो ये सब हमारा नल पॉइंटर। देखो, ये इसने सिस्टम को फेल नहीं किया, सिस्टम फेल नहीं हुआ, इसने यहाँ पे क्या किया, एरर करा है। ठीक है, जिससे एरर करने से हम इजिली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। चलो अब आगे का पार्ट देखते हैं कि और क्या क्या चीज हमारी जावा सपोर्ट करता है। हमारे सी सी प्लस प्लस में ये सब पॉइंटर के थ्रू हैंडल किया जाता है। कैसे हमारा मेमोरी का एलोकेशन होगा, क्या मैनेज होगा, सब काम उसका है। तो एक और चीज होती है हमारा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। मतलब क्या करेगा, जावा जितने भी अनयूज्ड वेरिएबल होते हैं या मेमोरी होती है और ऑब्जेक्ट मान लो, उसको फ्री कर देता है हमारे हीप से, मतलब मेमोरी से। वहां दिखेगा ही नहीं, जब इसका यूज ही नहीं है तो वो उसको यहाँ से हटा देगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर यूज नहीं है एकदम से हटा देगा, तो पहले उससे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे वेरीफाई करते हैं। बट इससे पहले एक चीज देखते हैं, अगर हमारा स्पेस एलोकेट हुआ है और उसका कोई यूज नहीं है, तो क्या क्या इशू आ सकते हैं। तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं मेमोरी लीक को। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो हम लोग रन टाइम पे देखते हैं जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सिक्योरिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में।
ठीक है। और जितने भी क्रैशेस वगैरह हो रहे हैं बिना बात के, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम मैनुअल मेमोरी हैंडलिंग करेंगे। तो हो सकता है कि वो क्रैश वगैरह हो जाए, बट अगर हम जीसी का यूज़ करेंगे, गार्बेज कलेक्टर का, तो उसके थ्रू हम ये सब चीज़ें से प्रिवेंट हो सकते हैं कि मेमोरी लीक जितनी भी आ रही है अनयूज वेरिएबल की, वो हट जाएगी, सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्रैशेस वगैरह जो है वो ऐसे। तो इसको ऐसा समझ लो कि ये हमारा एक हीप है। हीप के अंदर हमने किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 5 डाल दिया, ये हमारा 88 पे पड़ा है। अगर ये ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में है और कोई ऑब्जेक्ट या प्रोग्राम इसको रीच नहीं कर रहा है, अगर ये रीचेबल नहीं है, तो जीसी क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा अगर ये नो लॉन्गर रीचेबल है। ठीक है। मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल फ्रॉम एनी लाइव थ्रेड, तो इट बिकम एलिजिबल फॉर द जीसी। ठीक है। इसको देखते हैं कि जीसी हमारा क्या मतलब कैसे हैंडल करता है, क्या क्या चीज को फॉलो करेगा कि उसके बाद वो यहाँ से पिक करेगा। तो एक चीज होती है हमारी रेफरेंस ट्रैकिंग, या इसको ऐसे बोल सकते हो रेफरेंस एनालिटिक्स। ठीक है। सब एनालिटिक्स करेगा कि हम कब और क्यों इसको कहाँ किधर मेमोरी से हटा सकते हैं। तो क्या होता है, जब जेवीएम स्टार्ट होता है, हमारा जो गार्बेज कलेक्टर के टूल्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो चेक करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा रीचेबल है। ठीक है। अब हमने जैसे देखा कि जीसी के टूल की बात की मैंने, जीसी टूल्स, क्या क्या चीज होती है इस टूल्स के अंदर। मतलब ऐसा समझ लो कि ये, इससे पहले एक चीज समझते हैं, गार्बेज कलेक्टर के रूट्स क्या हैं जो देखता है, इन चीज़ों पे डिसाइड करता है कि वो रीचेबल है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज होता है हमारा लोकल वेरिएबल। जितने भी स्पेस वगैरह होते हैं हम सब वेरिएबल के नाम पे देते हैं। ठीक है। सेकंड हम ये समझ सकते हैं, जितने भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, या हमारी कोई एक्टिव थ्रेड है, या इसको ऐसे समझ लो एक जेएनआई रेफरेंसेस होते हैं, उसके थ्रू गार्बेज कलेक्टर डिसाइड करता है कि वो हमारा एलिजिबल है जीसी के लिए। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर। तो एक चीज़ समझो, मैंने स्ट्रिंग एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जावा का। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया एक और स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू। इसका ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है वो इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया। ये सब वे है हमारे स्ट्रिंग को बनाने के। ये सब मैं कवर करूंगा कि क्या क्या वेज होते हैं हमारे एक स्ट्रिंग को बनाने में। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एबीसी को अगर मैं नल पॉइंट कर दूं, तो बट अभी भी देखेंगे जावा का जो अकरेंस है वो रहेगा। ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड अभी स्टिल स्पेस को, जावा के नाम को रखा हुआ है अपने पास। तो जब तक हम इसको नल नहीं करेंगे तो तब तक हमारा जीसी इसको कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। जब तक ये दोनों नल ना हो जाए, अब ये नल हो गए तो हमारे ये एलिजिबल हैं जीसी को पिक करने के लिए। ठीक है। एक और चीज समझते हैं, अ, अगर एलिजिबल है कोई चीज, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा इमीडिएटली डिलीट हो जाए। उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले वो जीसी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रन करेगा, नॉट इंस्टेंटली। ऑटोमेटिकली करेगा बट इंस्टेंट नहीं करेगा। उससे पहले वो कुछ स्टेप्स है, वो वेरीफाई करेगा कि क्या हमारे हीप मेमोरी का यूसेज है। ठीक है। हमारी जनरेशन्स क्या है, जनरेशन में बताऊंगा क्या होता है अभी। या जेवीएम का, जीसी का कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि ऐसा समझ लो जी1 हो गया, जीसी हो गया, या और भी तरीके के हमारे कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके बेस पे ये डिसाइड करता है कि वो हमारा रिमूव कर सकते हैं नहीं। जैसे मैं अभी जनरेशन की बात कर रहा था, तो
कोर जावा में हमारा एक जेवीएम होता है। जेवीएम मेमोरी कॉन्सेप्ट को हैंडल करता है जैसे, तो उसमें दो चीज होती है। अगर हम मेमोरी की बात करें, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन। जब हम हीप का पार्ट करेंगे या जेवीएम का या जेडीके देखेंगे कि जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआईटी क्या होता है, ठीक है, हीप क्या होता है, बाइट कोड कैसे जनरेट होता है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पूरा जेडीके का आर्किटेक्चर कैसे हम जावा के प्रोग्राम को हैंडल कर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे फीचर्स बता दिए जावा के, और जो हम सी प्लस प्लस से कंपेयर करके चल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग, या इसको ऐसे भी कह दो कि जो कंपाइल टाइम पे चेक होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम वेर, कॉन्स्ट, लेट का यूज करते हैं, और रन टाइम पे ये डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अगर स्ट्रिंग है, नंबर है, फ्लोट है, ये क्या है। बट जावा ऐसा नहीं करता ना। जावा क्या करता है, ये हमारा कंपाइल टाइम पे ही चेक करता है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं इंट एबीसी इज इक्वल टू जावा, तो ये क्या करेगा, फेल हो जाएगा, और वो भी कहाँ पे, कंपाइल टाइम पे ही। ये स्ट्रिक्टली चेक करता है कि हमारा किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने भी एरर डिटेक्टेड हो रहे हैं कंपाइल टाइम पे, वो हमारे टाइप चेक या किसी भी डेटा टाइप का जो इशू हो रहा है वो हमारे सिस्टम को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जावा हमारा एक स्टैटिकली टाइप है। ठीक है, ये सब हमारे रन टाइम पे डिसाइड होते हैं, हमारे डेटा टाइप, बट ये हमारे को कंपाइल टाइम पे ही करके दे देगा, जिससे हमारा कोई इशू नहीं आएगा रन टाइम पे किसी वेरिएबल्स वगैरह की वजह से। और देखते हैं और क्या हो सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज होती है, जो कि बहुत स्ट्रांग है जावा में। विद द हेल्प ऑफ ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, इन सब की वजह से हम अपनी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मतलब इट्स अ पावरफुल एक्सेप्शन हैंडलिंग सिस्टम, जो कि हम किसी भी चीज को रिकवर कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसा समझ लो कि कोई एरर आया तो वहां पे हम, मतलब कोई सिस्टम फेल हुआ, तो सिस्टम फेल होने की वजह से हमारी एप्लीकेशन डाउन हो सकती है, बट इंस्टेड ऑफ डाउन हम क्या करेंगे, इसको एक एरर से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम एरर हैंडलिंग अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे सिस्टम फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, क्रैश कम होगा, हमारा कंट्रोल जो है एग्जीक्यूशन फ्लो वो हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जावा प्रोवाइड करता है, जावा में हमारा बाइट कोड वेरिफिकेशन है, और ऐसे भी कह सकते हैं जेवीएम सिक्योरिटी। तो इससे क्या होता है, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जे जावा प्रोग्राम ना, तो जावा क्या करेगा, जेवीएम के पास जाएगा, बाइट कोड वेरीफाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो भी इंश्योर कि जितना भी हमारा इलॉजिकल इलिजिकल मेमोरी एक्सेस है, या स्टैक का हमारा कंजम्पशन है, या जितना भी हमारा मिसमैच हो रहा है टाइप का, वो सब हैंडल करेगा। तो जो ये वेरिफिकेशन ले, इसे समझ लो कि एक वेरिफिकेशन लेयर है, जो हमारे जावा को, बहुत जावा के प्रोग्राम को मोर रिलायबल और सिक्योर बनाती है। मोर रिलायबल एंड सिक्योर। ठीक है, इतनी सारी चीजें अभी हमने जावा के अंदर पढ़ी कि ये चीज हम प्रोवाइड करते हैं, ये चीजें होती हैं, इसकी वजह से हमारी कंपनीज इतना सब कुछ यूज कर रही हैं। ठीक है, जितना भी मैंने तुमको बताया ये सब हमारे जावा के फीचर्स हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए
एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, विच इज कॉल्ड एज oops, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जिसकी वजह से हमारे एलोकेशन होता है मेमोरी का। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन कैप्सुलेशन, ठीक है, अब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस। ये सब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये सब चीजें होती क्या है। और ठीक है, ये सब हमारे ऊप्स का पार्ट होता है, जिसकी वजह से हम एक प्रैक्टिकल रियल सॉल्यूशन को बिल्ड कर सकते हैं। और ये भी समझ सकते हैं ये चीज, जावा जो है ना, वो हमारी हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। क्यों है? जो भी कोड होता है हमारा जावा का, वो जेआरई के पास जाएगा, जेआरई इंटरप्रेट करेगा, और जो जेआरई के पास एक चीज होती है, जेआईटी कंपाइलर, जो किसी भी लैंग्वेज के पास नहीं है। जेआईटी कंपाइलर क्या करता है कि जितना भी हमारा कैशे, जो रिपीटेड टास्क है, उसको क्या करेगा, कैशे में स्टोर कर लेगा, और कैशे क्या करेगा, अगर दोबारा से उसको कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, वो क्या, अगर टास्क ऑलरेडी कंपाइल्ड हो चुका है, तो वो क्या करेगा, कैशे से उठा के लाएगा और देन प्रोसीड कर देगा स्टेप्स को। अगर हमारे पास ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, अगर फर्स्ट टाइम आता है तो हमारा वो होता है। ठीक है, मैंने तुम लोग को बता दी जावा जो है हमारा सिक्योर है, बट हाँ, जावा थोड़ा स्लो है पाइथन के कंपेयर में। ठीक है, क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, सिक्योरिटी इतनी अच्छे से मैनेज हो रही है। ठीक है, बाइट कोड वेरिफिकेशन हो रहा है, ये सब चीजें हम को रखते हुए, मतलब हम लोग जावा को, इंडस्ट्री जो है इतनी यूज कर रही है जावा को, तो इतनी सारी चीजें हमने डिसाइड कर देखी कि जावा हमारा ओप्स को सपोर्ट करता है, जावा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है जावा का। ठीक है, जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा के हमारे क्या कहते हैं, मेमोरी कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जावा हमारा ओपन सोर्स था पहले। ठीक है, जावा रोबस्ट क्यों है, ये सब चीजें हमने डीप पे पढ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा जेडीके का आर्किटेक्चर, जो कि हमारा जावा डेवलपमेंट किट है, कि हमारे एक, जैसे हमने जावा का कोई प्रोग्राम लिखा, कैसे वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हुआ, क्लास फाइल से वो कैसे जेआरई के पास गया। ठीक है, जेआर ने कैसे जेआईटी को दिया, कंपाइलर ने इसके डेटा को पहले से कैसे कैश किया, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू guys लाइक दैट इंफॉर्मेशन। गाइस डू लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों में। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।